ही नीड नॉट हेल्प मी। ये नीड के बाद जब नॉट आ गया तो ये नीड हेल्पिंग वर्ब हो गया। नीड के बाद जब नॉट नहीं आया तो ये नीड मेन वर्ब हो गया। नीड, डेयर और यूज टू, इन तीनों का यूज हम लोग दो तरह से कर सकते हैं। या तो नॉट लगाकर कर सकते हैं या इस नीड को वाक्य के शुरू में लाकर क्वेश्चन बनाकर कर सकते हैं। जैसे अगर इसी सेंटेंस को क्वेश्चन बनाएं तो क्या होगा? नीड ही हेल्प मी, क्या उसे मेरी मदद करने की जरूरत है? तो ये भी हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। ये यहां हेल्पिंग वर्ब है, ये यहां मेन वर्ब है, लेकिन यहां पर ये खुद मेन वर्ब है। अगर मैं कहूं कि ही डज नॉट डेयर टू डू इट, उसमें इतना हिम्मत नहीं कि वह इसे कर सके। यहां पर बताइए तो डेयर कौन सा वर्ब है? मेन वर्ब है। कैसे समझे? कभी भी अगर एक से अधिक वर्ब है वाक्य में तो आप वर्ब को काउंट कीजिए और लास्ट वाला वर्ब जो होगा वो हमेशा मेन वर्ब होगा। तो इस वाक्य में दो वर्ब मुझे मिले, एक डज मिला और दूसरा डेयर मिला। और एक वाक्य में एक फाइनाइट वर्ब सिंगल रहेगा, हेल्पिंग वर्ब एक से ज्यादा रह सकता है। तो ये डेयर यहां पर मेन वर्ब है, यहां पर डज हेल्पिंग है। इन दोनों वाक्य में हमने देखा कि नीड और डेयर मेन वर्ब बना हुआ है। डेयर और नीड क्या बना है? मेन वर्ब। आप जो रूल लिखे हैं कि डेयर और नीड का प्रयोग मेन वर्ब की तरह होता है, उसमें ये एग्जाम्पल लिख दीजिए और ये नीचे वाला एग्जाम्पल लिख दीजिए, दोनों मेन वर्ब की तरह। पहला वाला एंड लास्ट वाला दो सेंटेंस एग्जाम्पल है जिसमें नीड और डेयर को मेन वर्ब की तरह यूज किया गया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। लिख दिए? पहला सेंटेंस है ही नीड्स माई हेल्प और डेयर का सेंटेंस है ही डज नॉट डेयर। ही डज नॉट डेयर टू डू इट। उसमें इतना हिम्मत नहीं कि वह इसे करे या उसे इसे करने की हिम्मत नहीं है। ठीक। डेयर का मतलब क्या होता है? साहस, करेज। हाँ हाँ आओ। जल्दी जल्दी आइए, पोजीशन लीजिए, शुरू हो जाइए। चलिए, अब आपको यह बात समझ में आ गया। चलिए अगला बात समझते हैं कि आपको दिखाए थे कि प्राइमरी में हमारे पास तीन टाइप के वर्ब हैं। कौन कौन? एक तो था हमारा टू डू, एक तो हमारा था टू हैव और एक हमारा था टू बी। इस टू बी का यूज क्या होगा? अगर बी के फॉर्म को देखेंगे तो बी का फॉर्म मैं बताता हूं, इज, एम, आर, वॉज, वर। चलिए ये है हमारा बी का फॉर्म। अगर आप पूछेंगे कि सर इस बी फॉर्म का प्रयोग कैसे करना है, बी फॉर्म का प्रयोग कैसे करना है, तो याद रखिएगा कि ये बी फॉर्म के बाद हमेशा कॉन्टिन्यूअस एक्शन आता है। बिफोर कभी भी। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि ही, अब यहां बी फॉर्म लगा दिए इज। अब इज के बाद क्या लगाना है? ही इज प्लेइंग। और फिर होगा आई एम लर्निंग। और फिर होगा
दे आर डूइंग। हाँ हाँ, गौर से देखिए, ये इज बी फॉर्म है, ये एम बी फॉर्म है, ये आर बी फॉर्म है। बी फॉर्म के बाद कौन सा मेन वर्ब आता है? तो बी फॉर्म के बाद वी ऑलवेज प्लेस कॉन्टिन्यूअस एक्शन। कॉन्टिन्यूअस एक्शन का मतलब होता है V1 में आईएनजी लगा दो। राइट राइटिंग, प्ले प्लेइंग, ईट ईटिंग, डू डूइंग, लर्न लर्निंग, टीच टीचिंग, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब को रख देंगे। किसके बाद? वही इज एम आर वाज वेयर, जिसको आप बी फॉर्म कहते हैं, के बाद कौन सा मेन वर्ब यूज होगा? B4। और मॉडल वर्ब के बाद कौन सा वर्ब यूज होगा? मॉडल वर्ब इज, शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड के बाद कौन सा मेन वर्ब? V1। आई कैन गो होगा, लेकिन ही इज गो नहीं, ही इज गोइंग, बट आई कैन गो। इसका मतलब मॉडल वर्ब के बाद V1 का यूज होगा, और ये जो प्राइमरी का बी फॉर्म वाला वर्ब है के बाद हमेशा आईएनजी वाला वर्ब यूज होगा। यानी दिक्कत? लिखा जाए रूल, फटाफट रूल को लिख दीजिए। लिखिए, वर्ब टू बी का प्रयोग, वर्ब टू बी का प्रयोग, वर्ब टू बी का प्रयोग कॉन्टिन्यूअस टेंस में, वर्ब टू बी का प्रयोग कॉन्टिन्यूअस टेंस में, कॉन्टिन्यूअस टेंस में V4 के पहले होता है। कॉन्टिन्यूअस टेंस में V4, अगर आप पूछेंगे कि इस V4 को दूसरा नाम क्या है, तो इसका नाम है प्रेजेंट पार्टिसिपल। जैसे V3 को हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, क्योंकि ये V3 और V4 दोनों ही नॉन फाइनाइट वर्ब है। नॉन फाइनाइट में दोनों पार्टिसिपल के फॉर्म में है। आईएनजी वाला प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है और V3 वाला पास्ट पार्टिसिपल होता है। तो ये V4 है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो टू बी फॉर्म के बाद कॉन्टिन्यूअस एक्शन में V4 के पहले बी का प्रयोग होता है। लिख दिए? एग्जाम्पल लिखिए। एग्जाम्पल, he is taking coffee, he is taking coffee। आइए, अच्छा, वह कॉफी पी रहा है। यहां पर कॉफी और चाय पीने के लिए ड्रिंक जैसे वर्ब का यूज नहीं करना है। ड्रिंक होता है जब किसी चीज को घट 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 पी जाते हैं, वो ड्रिंक हुआ। और चाय कॉफी कैसे पीते हैं हम लोग? हाँ, चूस चूस के पीते हो। अच्छा ठीक है, तो उसको टेकिंग कहते हैं, सिपिंग कहते हैं, ड्रिंकिंग नहीं कहते हैं। तो ही इज टेकिंग क्या? कॉफी। दूसरा, एक और सेंटेंस दे दीजिए। आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा था। हेलो मुन्ना, हाँ हाँ, बात समझे? नहीं समझे? अब समझाते हैं जी। बोला ये कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कहता हूं कि आई वॉज डूइंग दिस वर्क, आई वॉज डूइंग दिस वर्क। गौर से देखियो, ए मुन्ना इधर देखो, ये बी फॉर्म है ना, बी फॉर्म है। बी का मतलब हुआ इज, एम, आर, वॉज, वेयर। अभी अभी जो रूल लिखे हैं कि बी फॉर्म के बाद हमेशा आईएनजी वाला फॉर्म होता है, कॉन्टिन्यूअस एक्शन। या आओ आओ, अरे री री री, इतने सारे कहां बैठे थे? आप लोग एक ही वैन से आए हैं? वैन वाला लेट से आता है आजकल। हेलो विद्यार्थीगण, इधर ध्यान दो। ए बाबू,
मौज मस्ती छोड़ के इधर ध्यान दीजिए थोड़ा। अभी जो आपने रूल लिखा है कि ये इज, एम, आर, वॉज, वेयर के बाद भी फोर होता है, मतलब बी फॉर्म का यूज कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल से पहले होता है, ये बोला। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। कैसे नहीं होता है? अगर इसको आप पैसिव बनाओगे तो क्या होगा मुन्ना? पैसिव बनाने के लिए करते क्या है? तो सबसे पहले दो चीज करते हैं, सब्जेक्ट का पता किए, ऑब्जेक्ट का पता किए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिए, तो हमने बना दिया दिस वर्क, सब्जेक्ट आ गया। अच्छा आइए, वॉइस में हम पढ़ते हैं कि वॉइस में कभी टेंस नहीं चेंज होता है, एक चीज याद रखना है। लाइक नरेशन में हम टेंस को चेंज कर देते हैं, बट वॉइस में कभी भी टेंस को नहीं बदला जाता। आई मीन टू से कि अगर ये पास्ट है तो इसके पैसिव भी पास्ट में होंगे। तो वर्क चूंकि सिंगुलर है तो यहां पर वाज दे दिए, ये कॉन्टिन्यूअस एक्शन है तो हमने बीइंग लगा दिया, और यहां पर डूइंग है तो डूइंग का भी थ्री होता है डन, और बाय आई का मी होता है। आप बोलेगा कि सर, हेलो सर, अभी अभी तो आपने बोला इज, एम, आर, वाज, वेयर के बाद भी फोर होता है, लेकिन यहां तो दिख रहा है इज, एम, आर, वाज, वेयर के बाद भी थ्री। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम कहते हैं कि आई लाइक हिम, मैं ना उसको पसंद करता हूं, कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। अच्छा ये ओहो, ये क्या हुआ? तो ये हिम ऑब्जेक्ट है, हिम को इधर कर दिए, ही कर दिए, सिंपल प्रेजेंट में इज लगता है, LIKED बाय मी, ही इज लाइक्ड बाय मी। अभी देखे क्या कि EJMR के बाद V4 आ रहा था, अभी क्या देख रहे हैं? EJMR के बाद V3 आ रहा है। या एक्टिव वॉइस, जब एक्टिव सेंटेंस होता है, जब सब्जेक्ट वाक्य के शुरू में होंगे तो EJMR के बाद V4 लगेगा। लेकिन अगर पैसिव फॉर्म में आ गया वाक्य तो EJMR के बाद अब V4 नहीं लगेगा, अब V3 लगेगा। क्यों? बोलो क्यों? इसीलिए कि पैसिव वॉइस हमें हमेशा V3 लगता है, कोई दूसरा वर्ब ही नहीं यूज होता। हेलो, क्या बोला? पैसिव वॉइस में एक ही मेन वर्ब यूज होता है, उसका नाम है V3, दूसरा कोई वर्ब ही नहीं है। इसीलिए एक्टिव में जाएंगे तो EJMR वाज वेयर के बाद V4 मिलेगा, पैसिव में जाएंगे तो EJMR वाज वेयर के बाद क्या मिलेगा? लिख दो इस बात को, लिखा जाए, राइट डाउन। वर्ब टू बी का प्रयोग पैसिव वॉइस में, वर्ब टू बी का प्रयोग, वर्ब टू बी का प्रयोग पैसिव वॉइस में वर्ब थ्री, मेन वर्ब थ्री के पहले होता है। फिर से एक बार बोलते हैं, वर्ब टू बी का प्रयोग पैसिव वॉइस में V3, जिसको पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, के पहले होता है। ING वाले वर्ब को प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं और वर्ब थ्री को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। V4 को क्या कहते हैं? जोर से बोलिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल। V4 को क्या बोलते हैं? अरे सब क्यों नहीं बोल रहे हो? V4 को क्या कहते हैं और V3 को क्या कहते हैं? हेलो हेलो, माइक डिस्टर्बिंग हो गया है। चलिए, V3 का मतलब होता है पास्ट पार्टिसिपल, V4 का मतलब होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। बी फॉर्म के बाद अगर एक्टिव फॉर्मेट है तो ING वर्ब लगेगा, अगर पैसिव फॉर्मेट है तो इनके बाद बी फॉर्म के बाद V3 का यूज होगा। एग्जाम्पल लिखा जाए, अ लेटर वाज रिटन बाय मी, पत्र मेरे द्वारा लिखा गया था।
अ लेटर वॉज अ लेटर वॉज अ लेटर वॉज रिटन बाय मी। देख रहे हैं कुछ स्टूडेंट नहीं लिख रहे हैं, उनका ध्यान खाने पीने पर है, 2-2 मिनट में पानी पीते हैं। भाई हम लोग बाराती में नहीं आए हैं। क्या लिखे? अ लेटर वॉज रिटन बाय मी। यहां पर देखिए वाज है और वाज के बाद रिटन है। ये इसलिए है क्योंकि ये पैसिव फॉर्मेट है। अच्छा, आप कैसे पहचानोगे कि ये पैसिव है कि एक्टिव है? आसान सा बात है, अगर वाक्य का कर्ता शुरू में है तो एक्टिव है, अगर वाक्य का कर्ता अंत में है तो पैसिव है। इससे बड़ा एग्जाम्पल एक्टिव पैसिव को पहचानने का कोई नहीं हो सकता। अगर सब्जेक्ट को फोकस करना है एक्टिव वॉइस, अगर ऑब्जेक्ट को फोकस करना है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस होगा तो आप याद कर लो, जो एजेंट है, जो डूअर है, जो सब्जेक्ट है, जो करता है, वो हमेशा बाय के द्वारा लास्ट में इंडिकेट होता है। बाय मी, बाय यू, बाय हिम, बाय देम, इस तरह से। एनी दिक्कत? अगला रूल, गो फॉर अगला। हेलो, एक और एग्जांपल लिख दीजिए, एक और एग्जांपल। माई वॉच हैज बीन स्टॉलन। माई वॉच, मेरी घड़ी, हैज बीन स्टॉलन, चुरा लिया गया है। ठीक है जी। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, लिख लिए। आगे समझते हैं कि अब हम देखना चाहते हैं कि वर्ब दो तरह के होते हैं। एक वर्ब को कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, एक वर्ब को कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। पता है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और आगे में ये ऑब्जेक्ट है। जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा ना, वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा, और जिस वर्ब का ना ऑब्जेक्ट नहीं होगा, वो वर्ब इंट्रांजिटिव कहलाएगा। क्या बोला? अरे मैं ये बोला कि वर्ब विथ ऑब्जेक्ट ट्रांजिटिव, वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट इंट्रांजिटिव। अगर ऑब्जेक्ट वर्ब का है तो भाई आप वर्ब ट्रांजिटिव हैं। ए छोटे, ये लड़की जैसे बात करने वाला धंधा सब अच्छा नहीं लगता है। ये मुंह में हाथ दे करके, हाँ, घूंघटा तान के, हाँ, व्हाट इज दिस? अच्छा लगता है आपको? हमको तो नहीं लगता है। थोड़ी देर आप कंट्रोल कर सकते हैं? है हिम्मत आप में? तो दिखाइए थोड़ा सा। वर्ब विथ ऑब्जेक्ट ट्रांजिटिव, वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट इंट्रांजिटिव। अब आप कहोगे कि सर वर्ब में ऑब्जेक्ट लगाते क्यों हैं, क्या प्रयोजन है? नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, लगा देंगे तो क्या होगा? हेलो हेलो हेलो। अगर ऑब्जेक्ट लगा देते हैं तो इससे होता क्या है कि जो वाक्य है वो और लॉजिकल हो जाता है, उसमें और अधिक सेंस आ जाता है। आप कहते हैं कि डीएनटी सर आपको पता है कल मैंने खरीदा। अब डीएनटी कंफ्यूज है कि क्या खरीदा, घर खरीदा कि जमीन खरीदा, कि सोना चांदी खरीदा, कि सब्जी खरीदा, कि घोड़ा खरीदा, कि हाथी खरीदा, ये क्या खरीदा, ये दिमाग में क्वेश्चन आ जाता है। अब जब आप कहते हैं कि सर कल मैंने एक बाइक खरीदा, तो क्लियर हो गया कि क्या खरीदा। अब यहां पर कुछ करने की और जरूरत नहीं है, सेंस आ गया। आप कहते हैं मैंने खाया, अब क्या खाया? मैंने दे दिया, एक किसको दे दिया? मैंने उसे समझाया, किसे? तो उसे। अगर ये नहीं बताएंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है तो सेंस क्लियर नहीं होता है। वाक्य को मीनिंगफुल बनाने के लिए, वाक्य को लॉजिकल बनाने के लिए, वाक्य को और तार्किक बनाने के लिए हम उसमें ऑब्जेक्ट और फिर कॉम्प्लीमेंट डाल देते हैं। कभी कभी बहुत ऐसा वर्ब है जिसको ऑब्जेक्ट का जरूरत नहीं है, वो पहले से पूरा मीनिंग लेकर बैठा हुआ रहता है, उसको एकदम ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है। एक एग्जाम्पल देते हैं
जैसे हम कहते हैं कि ही डाइड, वह मर गया। ऑब्जेक्ट जो होता है वो दो चीज का जवाब होता है, क्या और किसको। क्या और किसको। देखो ना, वह मर गया। अब हम क्वेश्चन करते हैं, रे वह क्या मर गया। सर क्वेश्चन नहीं हुआ। अच्छा चलो, वह किसको मर गया। ये किसको मर गया, ये भी क्वेश्चन नहीं हुआ। क्वेश्चन क्या होगा सर, वह क्यों मरा, वह कहां मरा, वो कब मरा, वो कैसे मरा। ये सब क्वेश्चन हो सकता है, क्या मरा नहीं क्वेश्चन होगा। इसका मतलब कि यहां पर क्या की जरूरत ही नहीं है, यहां पर किसको का जरूरत ही नहीं है। इस डाइड वर्ब को किसी भी प्रकार के ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यह खुद अपने पास सेंस और मीनिंग लेकर बैठा हुआ है। हेलो, नहीं समझा? समझा क्या कि अगर वर्ब को मीनिंग चाहिए तो वहां ऑब्जेक्ट लगाओ। वर्ब को अलग से कोई मीनिंग नहीं देना है, वर्ब खुद मीनिंगफुल है, उसमें खुद लॉजिक सेंस है, तो अलग से ऑब्जेक्ट नहीं डालते हैं। वर्ब कितने तरह के हुए, कौन कौन। ट्रांजिटिव वर्ब किसको कहते हैं, वर्ब विथ एंड वर्ब विदाउट इज कॉल्ड। चलिए अगला रूल लिख दीजिए, क्योंकि ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव से संबंधित है, इसीलिए। कम ऑन इंडिया, या लिखा जाए। लिखिए, वर्ब टू बी का प्रयोग, वर्ब टू बी का प्रयोग पैसिव वॉइस में, वर्ब टू बी का प्रयोग पैसिव वॉइस में इंट्रांजिटिव वर्ब्स, फिर से बोलते हैं, वर्ब टू बी का प्रयोग पैसिव वॉइस में इंट्रांजिटिव वर्ब के V3 से पहले होता है। इंट्रांजिटिव वर्ब के V3 से पहले होता है। फॉर एग्जाम्पल, समर इज गॉन। समर गर्मी, इज गॉन गर्मी चला गया, अब ठंडा आने वाला है ना। हाँ हाँ, चलिए समर इज गॉन लिखे। अब बताओ कि यहां पर गॉन जो है, कुछ ऐसे वर्ब होते हैं। चलिए एक क्वेश्चन पूछते हैं, जरूर। हम कहते हैं कि आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। बंधुगण, आप मुझे इतना बता दो कि इस वाक्य में ऑब्जेक्ट क्या है। गौर से देखिए और फिर बताइए। स्कूल है। अरे मूर्खा धीराज सब, उल्लू सब, हमने क्या बोला, प्रश्न होता है क्या से, प्रश्न करो किसको से। अच्छा, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं। अच्छा, ऐसा प्रश्न कर सकते हैं, मैं क्या जाता हूं, नहीं हुआ प्रश्न। मैं किसको जाता हूं, प्रश्न ही नहीं हुआ। अरे ये तो प्रश्न होगा कि मैं कहां जाता हूं। मैं स्कूल जाता हूं, और ये स्कूल तो वेयर का जवाब है। हेलो हेलो एवरीवन। अरे मैं कहां जाता हूं, मैं स्कूल जाता हूं। ये स्कूल वेयर का जवाब है कि व्हाट और हुम का जवाब है। वेयर का जवाब कभी ऑब्जेक्ट नहीं होता है। और याद रख लीजिए कि गो हमेशा इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। गो को कभी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होता है। गो, कम, स्लीप, डाई, ये सब ऐसे वर्ब हैं जो हमेशा के लिए इंट्रांजिटिव हैं। इन वर्ब को कभी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हम कहते हैं कि ही केम हेयर, वह यहां आया। अब ये इसमें बताइए कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है। अब वह यहां आया, पूछोगे कहां, तो सवाल होगा यहां।
तो ये तो कहां का जवाब है? यहां एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ये ऑब्जेक्ट तो नहीं है, होता ही नहीं है तो होगा क्या? कम का, गो का, स्लीप का, डाई का, इन वर्ब्स के ऑब्जेक्ट होते नहीं हैं। अगर ऐसे वर्ब्स के ऑब्जेक्ट अगर नहीं होते हैं तो इन वर्ब्स को क्या कहेंगे? इंट्रांजिटिव वर्ब। कौन सा वर्ब? इंट्रांजिटिव वर्ब के क्या नहीं होते? क्यों नहीं होता? क्योंकि जरूरत नहीं है ना। ऑब्जेक्ट तो जरूरत के हिसाब से लगाते हैं। अगर सेंस देना है तो ऑब्जेक्ट लगाना है, अगर पहले से वो सेंस रखता है तो फिर ऑब्जेक्ट नहीं देना है, लिखा जाए। अच्छा, इसमें एग्जांपल लिखे, समर इज गॉन। चलिए एक और एग्जांपल लिखे, द सन हैज कम आउट। द सन, सूर्य, हैज कम आउट, तो सूर्य निकल चुका है, उजाला हो गया है, दिन हो गया है। सूरज निकल गया है, द सन हैज कम आउट। समर इज गॉन, ग्रीष्म चला गया, गर्मी चला गया। हेलो, हेलो एंड हेलो। चलिए अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आगे आइए। देखो जी, अगर आप पूछोगे कि सर ये टू डू फॉर्म में हमें क्या मिला था, चलिए एक बार प्राइमरी वर्ब के पास चलते हैं। प्राइमरी वर्ब्स आर हेल्पिंग वर्ब्स, और ये ऐसा हेल्पिंग वर्ब्स व्हिच हैज डुअल फंक्शंस। प्राइमरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब भी बन सकता है, प्राइमरी वर्ब मेन वर्ब भी बन सकता है, प्राइमरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब भी बन सकता है, प्राइमरी वर्ब मेन वर्ब भी बन सकता है। और प्राइमरी का एक एग्जांपल है टू डू, और इस टू डू में हमें 3 वर्ब मिले थे। याद करो, याद करो, याद करो। हैया हैया, डू, डज, डिड, या अच्छा, जिसमें ये डू डज प्रेजेंट में यूज होता है, डिड पास्ट में यूज होता है, और ये तीनों हेल्पिंग वर्ब। अगर आप अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो ये तीनों का यूज ही नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप कहते हैं कि आई प्ले, मैं खेलता हूं, और फिर आप कहते हैं कि सी प्लेज, वह खेलती है। ठीक, आई के साथ चूंकि प्लूरल वर्ब लगता है तो प्ले, सी चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब एस वाला वर्ब लगा तो सी प्लेज। मैं खेलता हूं, वह खेलती है, और फिर यहां पर आप लिखते हैं कि मैं खेला, आई प्लेड। ये दोनों सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट है, V1 V5, और ये जो ईडी वाला वर्ब है ये V2 है, और ये सिंपल पास्ट है। मैंने सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट के सेंटेंस लिखा, लेकिन आपने क्या देखा कि डू डज डिड का यूज ही नहीं हुआ। इन तीनों सेंटेंस में डू डज डिड है नहीं है। बोलो क्यों? पूछो क्यों? इसीलिए कि अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता नहीं है। अब देखिए, मैं खेलता हूं, इसको नेगेटिव बनाऊंगा, मैं नहीं खेलता हूं, आई डू नॉट प्ले। ध्यान दीजिएगा कि जब V1 है, जब प्लूरल वर्ब है तो डू का प्रयोग किया, और जब एस वाला वर्ब V5 आ गया तो अब हम लिखेंगे सी डज नॉट प्ले। क्या देखा? ये देखा। अब देखो, ध्यान से देखो, गौर से, कि जब हमने डज लगा दिया तो ये एस को हटा करके प्ले कर दिया। हेलो, डज के साथ ये प्लेज नहीं होगा, और यहां पर डू दिया तब भी प्ले दिया। अब यहां पर है आई प्लेड, मैंने खेला, इसका नेगेटिव होगा आई डिड नॉट। अब यहां ईडी है, वो भी उड़ गया, अब हो गया प्ले। तो जब डज लगाए तो प्लेज प्ले हो गया, जब डिड लगाए तो प्लेड प्ले हो गया। अब रूल निकल कर ये आया सामने में कि डू, डज और डिड, इनके बाद हमेशा वर्ब 1 ही होगा, चाहे वो सिंपल प्रेजेंट हो, चाहे सिंपल पास्ट हो, चाहे V1 हो, चाहे V5 हो,
चाहे V2 हो, इन तीनों के अगर आप ये हेल्पिंग वर्ब कैरी करते हैं तो वर्ब 1 ही होगा। देखो देखो, डू के बाद भी प्ले V1, डज के बाद भी प्ले V1, डिड के बाद भी प्ले V1। बोले तो डू, डज, डिड, इन तीनों के बाद हमेशा वर्ब क्या होगा? लिखा जाए, राइट डाउन प्लीज। लिखिए, डू, डज, डिड का प्रयोग, डू, डज, डिड, डू, डज, डिड का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट, डू, डज, डिड का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट तथा सिंपल पास्ट में नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए होता है। में नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए होता है। एग्जाम्पल देखिए, ही डज नॉट वांट टू टेल ए लाई, डज के बाद वांट देना, ही डज नॉट वांट टू टेल अ लाई, ही डज नॉट वांट टू टेल अ लाई, वह झूठ नहीं बोलना चाहता है। क्या नहीं करना चाहता? ही डज नॉट वांट टू टेल अ लाई। यहां पर देखिए, डज का यूज किए तो आगे में वर्ब वांट V1 है। एक और एग्जाम्पल, यू डोंट टेल मी अ स्टोरी, यू डोंट टेल मी अ स्टोरी, तुम मुझे कहानी नहीं सुनाते हो। यू डोंट टेल मी अ स्टोरी, इसका मतलब नहीं सुनाते हो। चलिए, एक डिड वाला सेंटेंस, तो यहां पर भी देखिए, डू का प्रयोग किए तो आगे में टेल V1 है, अब डिड लगाएंगे और फिर आगे में V1 देंगे। एग्जाम्पल, शी डिड नॉट गिव मी, शी डिड नॉट गिव मी अ नोटबुक, शी डिड नॉट गिव मी अ नोटबुक, शी डिड नॉट गिव मी अ नोटबुक, उसने मुझे नोटबुक नहीं दी। फिर से एक बार देख लीजिए, अगर डिड आया है तो आगे में वर्ब गिव V1 है। सीधा सा बात है। तीनों एग्जाम्पल में देखो, डू, डज, डिड के बाद अगर कोई मेन वर्ब यूज हुआ है तो दैट इज V1। एनी दिक्कत? नो दिक्कत। चलिए, अब सिर्फ निगेटिव ही नहीं, अगर इसको इंटरोगेटिव भी बनाएंगे तो यही चीज होगा। इंटरोगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा? अरे भाई, जो डू, डज, डिड सब्जेक्ट के बाद है उसको शुरू में कर दिए, तब भी वर्ब 1 ही रहेगा। जैसे हम कहते हैं, डज सी प्ले कि डज सी प्लेज, डज सी प्ले होगा, प्लेज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डज आ गया है, इसलिए अब V5 होगा नहीं, V1 होगा। तो जो चीज नेगेटिव में हुआ है बिल्कुल वही चीज इंटरोगेटिव में होगा। इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों ही में हम हेल्पिंग वर्ब डू, डज, डिड का यूज करते हैं। सवाल इतना है कि जब नेगेटिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट के बाद डू, डज, डिड होता है, लेकिन जब प्रश्न बनाते हैं तो वाक्य के शुरू में डू, डज, डिड होता है, और दोनों ही केस में मेन वर्ब हमारा V1 होता है। आई डू नॉट प्ले या डू आई प्ले, दोनों में डू के साथ प्ले है। सी डज नॉट गो या डज सी गो, तो डज सी गो बोले या सी डज नॉट गो बोले, दोनों ही की केस में डज के साथ गो ही लगेगा, गोज का प्रयोग नहीं होगा। एनी दिक्कत? बोलो नहीं दिक्कत। एनी दिक्कत? चलिए, अब मैं खाता हूं, क्या होगा इंग्लिश? हाँ बाबू, मैं खाता हूं। अच्छा, मैं खाता हूं, आई ईट, मैं खाता ही तो हूं। देखो, थोड़ा सा टो बदल गया लैंग्वेज। मैं जाता हूं, मैं जाता ही तो हूं। ठीक है, मैं लिखता हूं, मैं लिखता ही तो हूं।
ये, हाँ बोलिए। या, अच्छा यहां पर क्या लगा, यहां पर एक बार फिर से डू डज डिड का प्रयोग होने वाला है, और डू डज डिड को हम लोग इंफैटिक के लिए यूज करते हैं। इंफैटिक मतलब होता है कि जोर देना। मैं खाता हूं, अब मैं खाता ही तो हूं, ये जोर देने की बात हो गया। मैं खाता हूं, आई ईट, मैं खाता ही तो हूं, आई डू ईट। ठीक है। मैंने लिखा, आई रोट, मैंने लिखा का क्या होगा, आई रोट, और मैं लिखा तो हूं तो आई डिड। डिड के बाद रोट होगा रे। अभी अभी ललुआ सिखाए हैं कि डिड के बाद राइट होगा, तो रोट कौन है बोल रहा है। V2 के बाद कौन सा वर्ब, ही डिड नॉट राइट कि ही डिड नॉट रोट। हाँ, ऐसा बोलने का बात समझे। ये कि जब इंफेटिक बनाना है वाक्य को, वाक्य पे जोर डालना है, तो सब्जेक्ट के बाद डू डज और डिड का प्रयोग करना है। देखो डू डज का डिड का प्रयोग तो एक्चुअली हम लोग नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने के लिए करते हैं। मैं खेलता हूं, मैं नहीं खेलता हूं, आई डू नॉट, देखो डू आ गया। मैं खेलता हूं, क्या मैं खेलता हूं, डू आई प्ले, देखो डू आ गया। लेकिन डू डज डिड का एक और प्रयोग है, बोलो क्या। अरे वही इंफेटिक बनाना, वाक्य पे जोर देने के लिए हम लोग यूज करते हैं डू डज डिड को। लिखा जाए, राइट डाउन, या डू डज और डिड तीनों को लिखेंगे स्लैश करके। डू डज डिड का प्रयोग, डू डज डिड का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट तथा सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट तथा सिंपल पास्ट के सेंटेंसेस को, सिंपल पास्ट के सेंटेंसेस को इंफैटिक बनाने के लिए, इंफैटिक EMPHATIC, इंफैटिक का मतलब होता है एम्फेसाइज करना, जोर देना। एम्फैटिक बनाने के लिए किया जाता है। तो वाक्य को नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने से थोड़ा हटकर डू डज डिड का प्रयोग यहां पर देख रहे हैं कि वाक्य पे जोर देने के लिए डू डज डिड का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल, ही डज सिंग ए सॉन्ग, ही डज, एग्जाम्पल, ही डज, कुछ बोल रहे हैं आप, एग्जाम्पल लिखिए, ही डज सिंग ए सॉन्ग। हां, तो ही, अगर डज को हटा देंगे तो सिंग में एस देना होगा। ये डज आ गया है इसीलिए सिंग में एस नहीं है, क्योंकि रूल ने कहा है कि डू डज डिड के बाद वर्ब वन का प्रयोग करो, किसी भी अन्य वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। ही डज सिंग ए सॉन्ग, वह गाना गाता तो है। दूसरा में, यू डू राइट अ लेटर, यू डू राइट अ लेटर। देखो यू राइट ए लेटर, तुम पत्र लिखते हो, और यू डू राइट ए लेटर, तुम पत्र लिखते तो हो। तो दैट इज हाउ वी गिव प्रेशर, यू डू राइट ए लेटर, दूसरा एग्जाम्पल। और तीसरा एग्जाम्पल दे दीजिए डिड वाला, ही डिड ड्रिंक अ ग्लास ऑफ मिल्क, ही डिड, हाँ तीन को डू डज डिड है ना, तो तीनों का एग्जाम्पल दे दीजिए। ही डिड ड्रिंक क्या, अ ग्लास ऑफ मिल्क, ही डिड ड्रिंक अ ग्लास ऑफ मिल्क। तो उसने एक गिलास दूध पिया, और उसने एक ग्लास दूध पिया तो है। इसका मतलब जोर दे रहे हैं कि हां उसने एक गिलास दूध पिया है, किया है, पिया है। चलिए अब जैसे हम लोग इंफैटिक बनाने के लिए यहां पर सब्जेक्ट के बाद डू डज डिड का प्रयोग हुआ,
इसका प्रयोग हम इंट्रोगेटिव फॉर्मेट में भी इंफेटिक बनाने के लिए कर सकते हैं। लिख दीजिए अगला रूल बनाकर, ये भी जरूरी है। अगला रूल लिखिए, डू का प्रयोग सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, डू का प्रयोग इंपेरेटिव सेंटेंस का नेगेटिव तथा एम्फैटिक, नेगेटिव तथा एम्फैटिक, EMPHATIC, नेगेटिव तथा एम्फैटिक, फिर से बोल रहे हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस का नेगेटिव तथा इंपेरेटिव बनाने के लिए किया जाता है। हेलो हेलो, एक बार फिर से बोल रहे हैं, डू का प्रयोग इंपेरेटिव सेंटेंसेस का नेगेटिव तथा एम्फैटिक बनाने के लिए किया जाता है। जैसे डोंट गो देयर, वहां मत जाओ, ये नेगेटिव हो गया। ये कौन सा सेंटेंस है? डोंट गो देयर, कौन बोलेगा? अरे वो नहीं, सेंटेंस कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के? 2? अरे ललुआ, सेंटेंस 5 तरह का होता है, असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। ये कौन सा टाइप है? जी नहीं, डोंट गो देयर इंट्रोगेटिव है। भैया मैंने टाइप जो 5 सेंटेंस का बोला उसमें निगेटिव बोले, फिर बार सुन लीजिए आप, पहले आप सुनिए, आप सुनते नहीं है, सुनिए। असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी। कहीं नेगेटिव का नाम लिया तो आप बार बार नेगेटिव नेगेटिव कह रहे हैं। हाँ, इंपेरेटिव सेंटेंस है जिसमें ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, सजेशन, रिक्वेस्ट। आप किसी को कह रहे हैं डोंट गो देयर, ये ऑर्डर है, वहां मत जाओ, उससे मत मिलो, ये मत छुओ, वो मत खाओ, ये मत बोलो, ये सब क्या है? आदेश है, ऑर्डर है। और फिर कौन सा टाइप का सेंटेंस है? इंपेरेटिव, इंपेरेटिव, इंपेरेटिव। और इस सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो दुनिया का सबसे छोटा स्ट्रक्चर, ये बेचारा इतना ही गो है, V1+O। सीधा वर्ब से वाक्य शुरू होता है, कम हियर, गो देयर, स्टैंड अप, सिट डाउन, स्विच ऑन द फैन, शट द डोर, ओपन द विंडो। ये सब क्या है? क्या है? यस 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 यस। चलिए एक और एग्जांपल लिख दीजिए उसी के नीचे, जहां पर आपने लिखा है डोंट गो देयर, ये नेगेटिव है। हाँ, रूल तो लिख दिए ना, अब एग्जांपल लिखो ना, डोंट गो देयर के नीचे और एक एग्जांपल, डू सिंग इट अगेन, डू सिंग इट अगेन मतलब एक बार और गाओ। ये आगे में लिख दीजिए ब्रैकेट में एम्फैटिक, ये एम्फैटिक का एग्जांपल है, जोड़ देने के लिए यहां पर वाक्य में डू का प्रयोग हुआ है। आप ये मत सोचना कि डू डज यहां पर शुरू में लगा हुआ है और वाक्य इंट्रोगेटिव बनेगा, कभी नहीं बनेगा। आप देख लो दोनों वाक्य में फुल स्टॉप लगाए हैं, ये प्रश्न का वाक्य है ही नहीं। हेलो, चलिए अब आगे बढ़ जाए। बोलो हां, बोलो हां, हाँ। आइए, तो जब हम टू बी का यूज कर रहे थे तो आगे में मुझे आईएनजी वाला वर्ब मिला। क्या मिला? जब हमने टू डू का यूज किया तो आगे हमें V1 मिला, डू फॉर्म के वर्ब। टू डू में आया था डू डज डिड, उसके बाद हमने लगाया था V1 अभी अभी। इससे पहले हमने बी फॉर्म देखा था जहां आया था इज, एम, आर, वॉज, वेयर। इनके साथ V4 आया था, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म के वर्ब आए थे।
जिसको आप प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। अब हमारे पास ये वाले भैया हैं, इनका नाम है टू हैव, और टू हैव में हेलो हेलो ये वर्ब मिलेगा हैज, हैव, हैड। यही ना है, यही ना है हैज हैव हैड। तो हैज हैव हैड के बाद ये वाला लगता है 3 नंबर वाला। जैसे हम कहते हैं कि आई हैव, अब हैव है, अब यहां मुझे वर्ब स्पीक लगाना है, तो तीसरा फॉर्म स्पीक, स्पोक, स्पोकन। आई हैव स्पोकन टू हिम, मैंने उनसे बात कर लिया है या मैं उनसे बात कर चुका हूं। हैव के बाद कौन सा वर्ब दिए? हम कहते हैं कि शी हैज, COMPLETED, शी हैज कंप्लीटेड हर वर्क, वह अपना काम खत्म कर चुकी है। और फिर हम कहते हैं कि आई हैड डन माई वर्क, आई हैड डन माई वर्क। देखिए हैव के बाद B3, हैज के बाद B3, हैड के बाद B3। इसका मतलब हैज, हैव, हैड के बाद हमेशा कौन सा वर्ब लगेगा? और टू डू के बाद कौन सा वर्ब लगेगा? और टू बी के बाद कौन सा वर्ब लगेगा? लेकिन अगर ये पैसिव वर्ब में जाएगा तो हाँ, क्योंकि इजेमार वाज वेयर के बाद V3 भी लगता है अगर पैसिव हो, V4 भी लगता है अगर एक्टिव हो। यहां पर डबल डबल ऑप्शन है, यहां पर हमेशा V1 है, और हैज हैव के साथ, हैड के साथ तो हमेशा V3 आता ही है। ये बात को लिखा जाए, ये बात को लिखा जाए, यही कि हैज हैव हैड का प्रयोग हैज हैव हैड का प्रयोग प्रेजेंट कॉमा पास्ट तथा फ्यूचर टेंस के, प्रेजेंट, पास्ट तथा फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस में वर्ब 3 के पहले होता है। एग्जाम्पल, तो हैज हैव हैड का प्रयोग प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर सेंटेंस के V3, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब जो होता है V3 के पहले होता है। एग्जाम्पल, आई हैव मेड अ मिस्टेक, मैंने गलती किया है। आई हैव मेड, MEDE, मेड अ मिस्टेक, आई हैव मेड अ मिस्टेक। अगला सेंटेंस, शी हैज स्पोकन द ट्रुथ, वह सत्य बोली है। शी हैज स्पोकन द ट्रुथ। आई हैव, अगला सेंटेंस, आई हैव हर्ड, हैड कर दीजिए, आई हैड हर्ड, मैंने सुना था, क्या सुना था? आई हैड हर्ड ऑफ हर बिफोर, आई हैड हर्ड, HEARD, आई हैड हर्ड ऑफ हर बिफोर। उसके बारे में पहले ही सुन लिया था, मैं उसके बारे में सुन चुका था। किसके बारे में? ऑफ हर, उसके बारे में।
किसके बारे में? उसके बारे में। चलिए, तो यहां पर क्या देखा? यहां पर देखा कि हैज, हैव, हैड के बाद हमेशा वर्ब थ्री का यूज होता है। और वैसे भी अगर आपको टेंस ध्यान में है तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज, हैव के बाद भी थ्री लगता है, पास्ट परफेक्ट में हैड के बाद भी थ्री लगता है, और अगर फ्यूचर परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, ए बाबू, फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है? हाँ, ये बताएगी। फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर बताइए तो क्या होता है? हाँ, जोर से बोलेंगे। क्या हो गया? अरे महान द ग्रेट साहब, टेंस के स्ट्रक्चर नहीं याद है हमें। ये 5, 6, 7 का बच्चा सबको पता है टेंस का स्ट्रक्चर, बहुत बुरा बात है। एक बार टेंस का स्ट्रक्चर याद करके आइए आप कल। जी, सही बोले। ये एक को दो को क्यों पता है, सबको क्यों नहीं पता है? पीछे से आप लोग जवाब दीजिए, टेंस का स्ट्रक्चर क्यों नहीं याद है? एक भी सेंटेंस को ठीक से नहीं समझ पाएंगे बिना टेंस के स्ट्रक्चर से। याद करके आइए। बोलिए, कल सुनाएंगे अगले क्लास में? सुना दिए? एक के सुनाने से हो जाएगा काम? बताओ। तो फिर सबको करना होगा ना, कि तुम कर लिए हो गया, अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता। थोड़ा अपने फेलो स्टूडेंट को भी देखो। सुनिए, दिस इज हाई टाइम। पंडित जी सुनिए, स्ट्रक्चर सबको याद करके आइए। हम खड़ा करेंगे आपको क्लास में, आपको सुनाना होगा। नहीं सुनाएंगे तो उधर देख रहे हैं, बड़ा द्वार है, सीढ़ी का रास्ता दिखा देंगे, बोलेंगे जाइए नीचे में आराम से याद करके फिर दोबारा आइए। फिर सीढ़ी पे बैठ के याद करना। क्या करोगे ना? अरे नहीं करेंगे तो होगा कैसे? करना तो है किसी भी हाल में। चलिए, तो सवाल यह था कि हैज, हैव, हैड के बाद तो भी थ्री आता ही है। अगर फ्यूचर परफेक्ट में जाएंगे तो आपको स्ट्रक्चर ऐसे मिलेगा। सब्जेक्ट मिलेंगे, ये शैल विल के साथ यहां पर हैव होगा, और यहां वर्ब थ्री होगा और ऑब्जेक्ट होगा। बाबू आप बताइए तो कि इस शैल और विल में कौन सिंगुलर और कौन प्लूरल है? आपसे सवाल है मेरा। नहीं नहीं, मुन्ना भाई से आपके आगे जो है, खड़े हो जाइए, एकदम हिम्मत से जवाब देना है। इसमें कौन सा सिंगुलर और कौन प्लूरल है? हाँ, या विल, हाँ ठीक बोल रहे हैं आप। विल सिंगुलर है और शैल प्लूरल है। अब तू उल्लू है, बार बार आज 10 दिन से बोल रहे मॉडल वर्ब का नंबर नहीं होता है, शैल सिंगुलर, विल प्लूरल। ये बात कब समझ में आएगा? बोलते हैं कि मेक अ नोट इन योर ब्रेन, दिमाग में गांठ बना दो, तो गांठ बनाता नहीं है। शैल विल में कौन सिंगुलर कौन प्लूरल? कहता ऊपर वाला सिंगुलर है। इसको कौन समझाएगा भैया? अरे मॉडल वर्ब का नंबर नहीं होता है, नंबर नहीं होता है, नंबर नहीं होता है, नंबर नहीं होता है। बोलो, नहीं होता है, नंबर नहीं होता है। नो नंबर, नो नंबर, नो नंबर। शैल विल का नंबर नो नंबर। कौन सिंगुलर कौन प्लूरल? हाँ, क्या नहीं होता है? किसका? क्यों नहीं होता है? क्योंकि सर ये मॉडल वर्ब है। जी बैठ जाइए, फिर पूछेंगे, फिर पूछेंगे। अच्छा, अभी इसको बोल रहे थे तो सब नहीं सुना क्या? तो फिर जब कल तुमसे पूछते तो काहे विल सिंगुलर शैल प्लूरल करने लगते हो? फिर बोलोगे ऐसा? नहीं ना बोलोगे? अब बोलोगे तो
इस सैल विल पकड़ के मुंह में दे देंगे। चलिए आगे। तो शैल हैव विल हैव के बाद भी भीतरी आता है, जिसे एक सेंटेंस बनाकर दिखाते हैं कि दो काम होता है साइमल्टेनियसली, एक काम पहले हो जाता है, एक काम बाद में होता है। जैसे हम कहते हैं कि आपके आने से पहले मैं जा चुका रहूंगा। दो काम होगा, मेरा जाना, आपका आना। मेरा जाना पहले होगा, आपका आना बाद में होगा। आप कहते हैं ना कि स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी। यहां पर दो काम हुआ, मैं स्टेशन पहुंचा, गाड़ी खुली, गाड़ी पहले खुल गई, मैं बाद में पहुंचा। देखिए दो काम होगा। मुन्ना, बिहार में भूकंप आएगा और डीएनटी बिहार छोड़ के भाग जाएगा। दो काम होगा, बिहार में और डीएनटी बिहार छोड़ के। अब सवाल है कि जो काम पहले होगा वो फ्यूचर परफेक्ट, जो काम बाद में होगा वो सिंपल प्रेजेंट। तो जैसे हम कहते हैं कि मैं बिहार छोड़ चुका रहूंगा, इसका इंग्लिश होगा आई शैल हैव येलो लेफ्ट। B3, आई शैल हैव लेफ्ट। इसका हिंदी, मैं बिहार कब रे? तो बिफोर द बिफोर द अर्थक्वेक कम्स। ये देखिए कम्स सिंपल प्रेजेंट है, और ये देखिए ये फ्यूचर परफेक्ट है, और बीच में हमारा क्लॉज बिफोर है। जब हम टेंस पर आएंगे तो आपको सिखाएंगे क्या कि फ्यूचर के साथ प्रेजेंट का दोस्ती होता है, प्रेजेंट के साथ फ्यूचर का दोस्ती होता है, प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ कभी पास्ट नहीं आता है। पास्ट को ये लोग अपने पास सटने नहीं देते हैं। प्रेजेंट भी पास्ट को हटा के रखता है, और फ्यूचर तो पहले से उसको धक्का मार के रखता है कि तू मेरे पास नहीं आना। कौन बोला किसको? कभी भी आप पास्ट के साथ इन लोगों का साथ नहीं देखेंगे। कभी पास्ट के साथ प्रेजेंट नहीं दिखेगा आपको, पास्ट के साथ कभी फ्यूचर नहीं दिखेगा। पास्ट का इन दोनों से झगड़ा है, और इन दोनों को आपस में खूब दोस्ती है। किसका किसका? प्रेजेंट फ्यूचर दोनों साथ में रहता है, जुगलबंदी करता है, लेकिन किसको नहीं आने देता है? पास्ट को। चलिए आगे बढ़। हेलो, या सो ये हैज हैव हैड के बाद हम लोग वर्ब 3 लगाए। अब आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाइए। अगला रूल है कि यही कि जिस वर्ब को हम प्राइमरी वर्ब कहते हैं, जिस वर्ब को हम प्राइमरी वर्ब कहते हैं, इस वर्ब के पास दो गुण है। बताओ क्या? बताइए क्या? ये कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है। कंडीशन बार बार बताए हैं
कि ये प्राइमरी वाला मेन वर्ब तभी बन सकता है जब ये अकेले हो। अकेले होएगा तो क्या होगा? मेन वर्ब। ऐसे देखिए एग्जांपल, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। जैसे कि मैंने कहा, हम कहते हैं कि आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूं। यहां पर एम वर्ब है ना। अच्छा, इस वाक्य में कितने वर्ब हैं? एक ही वर्ब है। आई प्रोनाउन है, ए आर्टिकल है, टीचर नाउन है, सिर्फ एक ही वर्ब है इस वाक्य में, एम। अब अगर एक ही वर्ब है तो ये हेल्पिंग है कि मेन? सिंगल वर्ब कभी हेल्पिंग नहीं होता है। सिंगल वर्ब इज ऑलवेज मेन वर्ब। हां, अगर इस एम को कोई दूसरा वर्ब फॉलो कर ले, फॉर एग्जाम्पल जैसे कहते हैं कि आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं। अच्छा, आई एम टीचिंग में दो वर्ब आ गया, एम और टीचिंग। हमने यह सीखा है कि अगर एक वाक्य में एक से ज्यादा वर्ब है तो पहले आप वर्ब काउंट कर लो, लास्ट वाला वर्ब मेन वर्ब होता है, और प्रायर टू दिस, इसके ठीक पहले जो वर्ब है वो हेल्पिंग होता है। तो अब एम दोनों वर्ब हो गया, एम मेन वर्ब भी है, एम तो ये प्राइमरी है। हमने देखा कि प्राइमरी का दो काम, प्राइमरी मेन वर्ब बन सकता है। प्राइमरी मेन वर्ब कब है? जब सिंगल है। हेल्पिंग वर्ब कब है? जब उसके बाद कोई दूसरा वर्ब आ जाए। एनी दिक्कत? समझ में आ रहा है क्या कि प्राइमरी वर्ब जितना है, प्राइमरी का वर्ब है कितना? तीन तरह के, टू डू में है, टू हैव में है और टू बी में है। टू बी में इज, एम, आर, वाज, वेयर, बी, वाज, बीन, ये सब आ गया। हैव वाले में तीन को है, चार को है, हैज, हैव, हैड है, वो हैविंग को ले लिए। और डू फॉर्म में तीन मिले, डू, डज, डिड, बस इतना ही तो प्राइमरी है। ये दोनों हो गया, दोनों क्या? हेल्पिंग वर्ब। और चलिए आप बताइए तो मिस्टर, ये बी कौन सा वर्ब है मेरे? हाँ, बी कौन सा वर्ब है? सबसे पहले ये प्राइमरी है कि नहीं? प्राइमरी है। अच्छा, प्राइमरी में मेरे पास तीन है, जैसे कि मैंने टू बी देखा, जैसे कि मैंने टू डू देखा, और फिर टू हैव है। इन तीनों में ये बी क्या है? हैव। बी फॉर्म में आता है बी। चलिए बी आता है, ये प्राइमरी है ना? बोलो हाँ। अच्छा, प्राइमरी का अभी बात कर रहे थे कि प्राइमरी वर्ब दोनों काम कर सकता है, हेल्पिंग वर्ब भी और मेन वर्ब भी बन सकता है। ठीक है, मेरा यह कहना है कि इस बी को आप हेल्पिंग वर्ब भी बना दीजिए और मेन वर्ब भी बना दीजिए। आइए, मार्कर आपके हाथ में है, आइए, स्वागत है आपका। आइए विद्यार्थीगण, ध्यान दीजिएगा, ये बी एक वर्ब है। इस बी को हमें दोनों तरह से यूज करना है। मतलब एक सेंटेंस में बी को हेल्पिंग वर्ब बना देंगे और एक सेंटेंस में इस बी को मेन वर्ब बना देंगे। ये इसलिए बना देंगे क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा है कि प्राइमरी अगर है तो आप दोनों बन सकते हैं। यहां पर हमने दिखाया ये प्राइमरी है तो यहां मेन वर्ब है और यहां हेल्पिंग है, दोनों तरह से यूज होगा। आपने कहा कि बी प्राइमरी है, हमने भी कहा, रूल ने कहा। अब इस बी को हेल्पिंग वर्ब भी बना देना है, मेन वर्ब भी बना देगा। अगर आज आपने इसको हेल्पिंग और मेन बना दिया तो वाकई डीएनटी बहुत खुश हो जाएगा। एक बार करके देख लो। इनको ही नहीं और सबको बोल रहे हैं। इनके बाद अगर कोई चाहता है कि मैं ऐसे लिख दूंगा तो उनको मैं यहां पर बुला रहा हूं, स्वागत करता हूं। आइए और अपने ज्ञान का खजाना खोलिए। वाह, ये तो सेकंड डीएनटी की तरह लग रहा है। गुड। ही इज गोइंग टू बी अ डॉक्टर। सबसे पहले तो टू बी फॉर्म फाइनाइट नहीं और नॉन फाइनाइट वर्ब है भैया। चलिए, या है किसी में क्षमता, आप बनाएंगे। बहुत सुंदर बात। चलिए अब थोड़ा सा दूसरे भाईजान को देते हैं मौका। आ जाओ, आ जाओ मेरे प्यारे मोहन, आओ आओ आओ, जल्दी जल्दी आओ। आओ रे बा, आ गए। आपका नाम? मुकेश कुमार है हमारे बीच।
आइए मुकेश जी, इस बी को दो सेंटेंस बना देना है, एक हेल्पिंग वर्ब बना दीजिए और एक मेन वर्ब बना दीजिए। चलिए तो देखते हैं हमारे मुकेश बाबा बना पाते हैं कि नहीं। हाँ जी, नहीं नहीं, पहले आप पेन लीजिए ना, उधर से पेन लीजिए। हाँ यस, बनाओ भाई बनाओ, बनाओ, तब तक हम भी देख लेते हैं क्या बन रहा है। रे ये कौन चरवाहा स्कूल लिखे हो, देखो तो स्कूल कैसे लिख दिए हो, ऐसे स्कूल होता है? मुझे नहीं लग रहा बनने वाला है ये। हाँ अरे कोई तो हो जो बनाए, देखे बाबू हटिए तो। आई एम टीचर, रे भाई बी को बनाना है, बी लगाना है, इज एम नहीं लगाना है। बी खुद एक हेल्प, जैसे एम हेल्पिंग वर्ब है एक, उसी तरह से बी भी एक हेल्पिंग वर्ब है। आपको पता नहीं है, हमको लगा कि शायद आपको पता है इसलिए आप आए हैं। आप भी अनजाने में हैं, अंधेरे में हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। इधर आइए। इज देयर एनी मोर? और कोई बनाएंगे क्या? बनाएंगे आप लोग कोई? अरे इतना हलवा सवाल है फिर भी हम, चलिए हम समझाते हैं एक बार। कोई है? कोई नहीं, पूरा मैदान खाली है। अरे मेरे भाई देखिए, बी को दो तरह से बनाना है, तो सबसे पहले मैं मेन वर्ब बना देता हूं। हम कहते हैं कि शी विल बी अ नर्स, वह नर्स बनेगी। आप कहते हैं सर उसको छोड़िए ना सर, मैं डॉक्टर बनूंगा। अरे बनो ना, क्या दिक्कत है? तो आप कहते हैं कि आई शैल बी अ हा डॉक्टर। देखो रूल, हमने बार बार कहा कि आपको हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब पहचानने के तरीके क्या है कि अगर एक वाक्य में कितने वर्ब हैं उसको आप काउंट करो, एक और दो, एक और दो, हो गया। हमने ये कहा कि अगर एक से अधिक वर्ब है तो लास्ट वाला वर्ब मेन वर्ब और उससे पहले वाला हेल्पिंग वर्ब, लास्ट वाला मेन वर्ब और उससे पहले वाला हेल्पिंग वर्ब। चलिए इन दोनों वाक्य में आपने बी को मेन वर्ब में देखा? बोलो हां। अरे बी को मेन वर्ब में देखा? कोई बोलिए नहीं रहा। अरे बी को मेन वर्ब में देखा? बोलो हां। अब क्या देखोगे? हेल्पिंग वर्ब। अरे हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में चले जाओ ना। अरे ही विल बी कमिंग हेयर, ही विल बी कमिंग हेयर, वह यहां आता रहेगा। हम कहते हैं कि आई शैल बी टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ाता रहूंगा। आई शैल बी टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ाता रहूंगा। अच्छा देखो, हेलो, कि हमने कहा कि अगर हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का पता करना है तो सबसे पहले आप देख लो वर्ब को कितना है। 1 2 3, 1 2 3, तीन तीन वर्ब है एक सेंटेंस में। बार बार मैंने कहा कि जितने भी वर्ब यूज हैं, लास्ट वाला अंतिम वाला वर्ब मेन वर्ब होता है। तो ये आईएनजी वाला मेन हो गया, बोलो हां। अब इस मेन वर्ब से पहले जो भी वर्ब है, ये बी यहां हेल्पिंग है, ये बी यहां हेल्पिंग है, ये विल यहां हेल्पिंग है, ये शैल यहां हेल्पिंग है। बताइए इस दोनों वाक्य में बी क्या बना हुआ है? कौन सा वर्ब? बताइए इन ऊपर वाले दोनों वाक्य में बी क्या बना हुआ है? यही तो पूछ रहा था। हम पूछ क्या रहा था? हाँ यही ना पूछ रहे थे, समझे? वो मुन्ना कहाँ गया जो अभी बना के गया है? अच्छा समझे? क्या समझे? आप अभी तक नहीं समझे, मैं फिर से समझाता हूं। बी हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर ही है सब्जेक्ट शैल विल प्लस बी अब भी फोर।
तो बी के बाद V4 आता है, तो बी वो हेल्पिंग हो गया। और अगर आपको बी को मेन बनाना है तो बी को लास्ट में रख लेते हैं ना। आई शैल बी अ डॉक्टर, सी विल बी अ नर्स, वह नर्स बनेगी, मैं डॉक्टर बनूंगा। हाँ, इसमें बी कहां है, शुरू में कि अंत में? ऊपर वाले में मेन वर्ब हो गया। एनी दिक्कत? समझ में आ रहा है? क्या समझे सर? बार बार तो एक ही बात समझ रहे हैं कि प्राइमरी वर्ब दो काम करता है। प्राइमरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब भी बनता है, प्राइमरी वर्ब मेन वर्ब भी बनता है। प्राइमरी का एग्जांपल टू डू, टू बी, टू हैव। अभी हम किसका बात कर रहे हैं? टू बी का। चलिए लिखिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कंफ्यूजन नहीं ना किसी चीज को लेकर? ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कम पढ़ेंगे ठीक है, बट वी विल नॉट बी कंफ्यूज। हेलो हेलो हेलो। ये लास्ट रूल होगा, लिखा जाए। ये रूल ने इसको नोट बना दीजिए, NOTE, नोट। नोट कर दीजिए। नोट है ये, स्पेशल रिमार्किंग चीज है, लिख दीजिए आगे में। नोट कर दिए? लिखिए आगे, कॉमा दे देकर लिखना है। इज MR कॉमा वॉज वेयर कॉमा बीन, BEEN बीन, कॉमा डू डज डिड, कॉमा हैज हैव हैड, कॉमा हैज हैव हैड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में होता है। का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में होता है। सीधा सा बात है कि अगर ये जो भी वर्ब हमने लिखा है वो अगर अकेले आ गया तो हो गया मेन वर्ब। मेन वर्ब के रूप में होता है। एग्जाम्पल, वी आर हैप्पी, सी इज नॉटी। एग्जाम्पल, हेलो एग्जाम्पल, वी आर हैप्पी एंड सी इज नॉटी। यहां पर आर जो है वो मेन वर्ब है। सी इज नॉटी, NAUGHTY। सी इज नॉटी में इज मेन वर्ब है और वी आर हैप्पी में आर मेन वर्ब है। इसलिए है क्योंकि इन दोनों वाक्य में इज और आर सिंगल वर्ब यूज हुआ है। वर्ब कभी भी सिंगल मेन वर्ब ही होता है। नोट नंबर 1 था, ये नोट नंबर 2 बना दीजिए। एक नोट नंबर 2, या लिखिए। इज MR जैसे पहले लिखे थे उसी तरह से, इज MR कॉमा वॉज वेयर, इज MR के बाद वॉज वेयर, कॉमा हैज हैव हैड, ETC के बाद इंफिनिटिव विथ टू का प्रयोग होता है। इंफिनिटिव विथ टू का प्रयोग होता है। इंफिनिटिव विथ टू का प्रयोग होता है। समझे? नहीं समझे? समझाते हैं। अच्छा देखो, ऐसा मानना है बहुत सारे ये जो मॉडर्न ग्रामेरियंस हैं, हेलो हेलो, ये मोबाइल चलाने वाला बंधु कौन है? ए बुआ इधर आओ रे, क्या चल रहा है वहां पर? मोबाइल? सर बोले हैं कि ऊपर में जाकर के मोबाइल चलाओ। आप यहां पर क्या कर रहे हैं? क्यों मोबाइल चला रहे हैं? इतना स्पीड में मोबाइल चला रहा है जैसे लग रहा है पूरे दुनिया को यहीं से कंट्रोल करेगा ये। फटाफट टिंग टिंग टिंग। किताब खोल के देखो, फोटो बाद में देख लेना। आजकल सब फोटो देखने के पीछे होता है। मैं क्या बोल रहा था?
पंडित जी क्या बोल रहे थे? हाँ, मॉडर्न ग्रामेरियन का कहना है कि फ्यूचर टेंस नहीं होता है। अब बोलोगे सर क्या बोल रहा है? दिखाते हैं। फ्यूचर टेंस नहीं होता है। आप कहते हैं डीएनटी सर, आई शैल ईट, मैं खाऊंगा। आई शैल, मैं खाऊंगा। जब आप कहते हैं मैं खाऊंगा, तो मैं क्या समझू कि आपने खाना खा लिया है कि अब खाएंगे? मैं क्या समझूंगा कि पास्ट टेंस की बात कर रहे हो कि फ्यूचर टेंस का? क्योंकि अभी काम हुआ नहीं, खाने का होने वाला है। और एनी पॉइंट ऑफ टाइम द एक्शन विल बी टेकन प्लेस, एक्शन होगा, तो दैट इज अ फ्यूचर एक्शन। जब आप कहते हैं आई शैल ईट, मैं खाऊंगा, यही बात मैं बोलूंगा कैसे? हम कहते हैं आई एम टू ईट, मैं खाने वाला हूं। अरे बात तो एक ही हुआ, मैं भी कहां खाया हूं? हम भी तो यही कह रहे हैं कि मैं खाने वाला हूं, और तुम भी तो यही कह रहे हो कि मैं खाऊंगा। सवाल दोनों का यही है कि दोनों ने खाया नहीं है। ये फ्यूचर है, ये प्रेजेंट है। ये प्रेजेंट होकर भी फ्यूचर एक्शन के बारे में बात कर रहा है। नहीं, आप कहते हैं सर सर सर, द ट्रेन इज अबाउट टू कम, गाड़ी आने वाली है, या द ट्रेन इज टू कम, गाड़ी आने वाली है। अभी आई नहीं है, तो ये भी तो फ्यूचर एक्शन है। गाड़ी आई कहां है? तो अभी ये जो रूल लिखे हैं उसमें ये लिखे हैं कि ये जो एम वर्ब का यूज हुआ है, इसके बाद आप इंफिनिटिव विथ टू का प्रयोग कर सकते हैं। नहीं, जैसे हम कहते हैं कि सी हैज टू बेग, अब ये उसकी मजबूरी है कि उसे भीख मांगना पड़ता है। सी हैज टू बेग। आई हैव टू डू, आई हैव टू डू, मुझे करना होगा। आई हैव टू डू। ये हैव क्या बताता है? ये हैव कंपल्सन बताता है। कंपल्सन का मतलब है इट इज नेसेसरी टू डू, करना होगा। आपसे मैंने कोई सामान लिया और आप मुझे दबाव दे रहे हैं कि मेरा सामान वापस करो, तो मैं बोलूंगा आई हैव टू रिटर्न। यहां आई मस्ट नहीं होगा। मस्ट तो वहां होता है जहां पर आप नेसेसिटी को स्वतः फील करते हैं, लेकिन यहां पर दबाव बाहर से जब आए तो मस्ट ना होकर हैव टू होगा। आई हैव टू रिटर्न हिज बुक, आई हैव टू रिटर्न हिज मनी, आई हैव टू डू दिस वर्क। क्यों? क्योंकि देयर इज ए प्रेशर, देयर इज ए एक्सटर्नल प्रेशर। चलिए, तो ये इज एम आर वाज वेयर हैज हैव हैड के बाद हम इंफिनिटिव विथ टू वाला वर्ब यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको दिखाया है, आई एम टू ईट, मैं खाने वाला हूं। ही इज टू कम, वह आने वाला है। द चाइल्ड इज टू वीप, बच्चा रोने वाला है, अब कभी भी रो देगा। ऐसा इसका एग्जाम्पल लिख दीजिए। कम ऑन एग्जाम्पल, आई एम टू सी हर टुमारो, मैं कल उससे मिलने वाला हूं। आई एम टू सी, आई एम टू सी हर टुमारो, या इसका हिंदी, मैं कल उसे मिलने वाला हूं। एक और एग्जाम्पल लिख दीजिए। वी आर टू बी मैरिड, हमारी शादी होने वाला है। वी आर टू बी मैरिड नेक्स्ट मंथ, तो ये शादी कब होगी? अरे ये बोलता है लगन कहां है। जब आदमी मगन रहता है ना, तो फिर लगन पे ध्यान नहीं देता है। वी आर टू बी मैरिड नेक्स्ट मंथ, इसका मतलब हम लोग कब शादी करने वाले हैं? अगले महीना। तो आ जाना, सबको पैकेट मिलेगा। चलिए, तो इसी के साथ आज का क्लास ओवर करें। आज के क्लास में हम लोग क्या बात कर रहे थे? कुछ पल्ले पड़ रहा था, समझ में आ रहा था? आप सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप सब टेंस के स्ट्रक्चर याद करके आइए।
और ईमानदारी से कहिए आकर के कि डीएनटी आप पूछो, हमको याद है। एक बार कमिटमेंट नहीं कर रहा है कि हाँ डीएनटी सर हम सुनाते हैं, पढ़ते हैं, करते हैं, बतियाने में लगा हुआ है तीनों। अरे यहां पर जब जगह खाली है तो तुम वो क्या चला जाता है वहां छुपने के लिए? किससे छुपना है, किससे छुपाना है? आगे बैठा कीजिए। तीनों ग्रुपिंग करके बैठ करके बतियाते रहते हैं। कल स्ट्रक्चर तीनों सुना रहे हैं। अरे हाँ या ना कुछ बोलेंगे आप? देखो वो उसका मुंह देख रहा है, वो उसका मुंह देख रहा है। अरे अपना मुंह देख करके अपने से जवाब दो ना। हम जो याद करेंगे नहीं करेंगे तो उसमें दूसरा क्या करेगा मेरा? क्या हम छोड़ने वाले नहीं है? चलो इन लोग तीनों से पूछो जी, ये लोग काम करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ बताइए आप, आपसे मेरा सवाल है, इसका स्ट्रक्चर याद करके आएंगे कि नहीं? हाँ या ना? हाँ पक्का? क्या नाम है आपका? आशुतोष जी। आगे में जितना जगह रहता है तो पीछे क्यों बैठ जाते हैं? पंखा उधर आपके पास, मेरे वहां 4-4 पंखा लगा हुआ है। आप आइए, आपके पीछे बड़ा पंखा लगा दूंगा मैं। हमको नहीं चाहिए हवा। क्यों? हम ज्ञान भी देंगे और हवा भी देंगे आपको। हाँ आप क्या पक्का? क्योंकि इसके बिना काम नहीं होगा, इसीलिए निश्चित सुनाएंगे। पहले एक बार कॉपी पे लिख लेंगे 12 को स्ट्रक्चर, फटाफट याद कर लेंगे। 2 मिनट का काम है, अगर आप करेंगे तो आप अभी सुना देंगे। वाह वेरी गुड। तो काहे नहीं सुना है जब पूछ रहे थे? तो सबसे एक्सपेक्ट करते हैं कि टेंस का स्ट्रक्चर मुझे सुनाओ। नहीं सुनाने वाले साफ है कि वो ठीक से पढ़ना नहीं चाहता है, बढ़िया से करना नहीं चाहता है। अगर आप करना चाहते हैं तो करके लाइए, ठीक है? इसी के साथ ये क्लास ओवर होता। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स एंड सी यू in the next class. Till then, have a nice time. Bye bye.